हेलो स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार पुनः क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट लेकर आया हूं। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे पूछा जाता है कभी कभी सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, यानी व्हाट इज स्मॉलेस्ट फ्लावर। तो हम लोग कहते हैं उसका नाम क्या है, ओल्फिया। ओल्फिया जो होता है स्मॉलेस्ट फ्लावर है। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, रेफलेसिया एर्नोल्डी। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है तो रेफलेसिया एर्नोल्डी होता है। नेशनल फ्लावर जिसे हम कमल कहते हैं, हमारा नेशनल फ्लावर कमल है, उसका बॉटनिकल नेम है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा हमारा नेशनल फ्लावर है। और एंथियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लावर का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से इतना हम लोग देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या है, ओल्फिया। लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, रेफलेसिया एर्नोल्डी। नेशनल फ्लावर क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा। एंथियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फ्लावर की स्टडी करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर एक असंघनित और यह एक तने का रूपांतरण होता है। फ्लावर क्या है, एक असंघनित व तने का रूपांतरण है जिसमें नोड व इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। नोड प्लांट का वह हिस्सा होता है या तने का वह हिस्सा होता है जहां से पत्तियां निकलती हैं। जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे हम नोड कहते हैं। सपोज दैट इज नोड, तो जहां से पत्तियां निकले उसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। यानी तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है वह काफी संघनित भाग है प्लांट का, जो कि एक तने का रूपांतरण होता है और इसमें नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांटों में फ्लावर जो है एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि प्लांट के लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होता है वह रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, प्रजनन की इकाई होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक जटिल फ्लावर की संरचना को देखें तो हम जानते हैं कि एक जटिल फ्लावर की संरचना में 4 रिंग पाई जाती है, 4 छल्ले पाए जाते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, दूसरे कहते हैं क्रोला, तीसरे को कहते हैं एंड्रोसियम और चौथे कहते हैं गाइनोसियम। तो हमारा जो एक जटिल फ्लावर है उसमें 4 रिंग होती है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहां पर स्थित होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो पुष्पबिंद होता है, जो डंठलनुमा पुष्प में संरचना होती है जिसे पेडिकल कहते हैं, पेडिकल के अंत में एक फूला हुआ भाग जो होता है इसे हम थैलमस कहते हैं। यानी जो आपका पुष्पवृंत है, यानी जो एक डंठलनुमा रचना है फ्लावर्स में, उसका जो फूला हुआ भाग है उसे हम थैलमस कहते हैं। थैलमस से ये एक पत्तीनुमा संरचना निकलती है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स की इकाई सेपल्स होती है, जो कि आपको बताया गया है। कैलिक्स हमेशा हरे रंग की होती है। उसके बाद सेकेंड रिंग आती है क्रोला की। क्रोला की इकाई होती है पेटल्स, यानी क्रोला जो है वह पेटल्स के द्वारा बना होता है, निर्मित होता है। पेटल्स हमेशा रंग बिरंगे होते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है एंड्रोसियम, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स है। तो एंड्रोसियम का जो इकाई होती है वह होती है स्टिमेन, यानी ये स्टिमेन के द्वारा निर्मित होता है। और चौथी रिंग आती है आपकी गाइनोसियम, जिसकी यूनिट कार्पल होती है। गाइनोसियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स है।
के बाद हम फिर से देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड जो फ्लावर है उसमें क्या क्या रचनाएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर में 4 रिंग होता है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहाँ पर होता है? पुष्पवृत्त होता है, उसके एंड पर जो फूला हुआ भाग है जिसे थैलमस कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ भाग होता है कैलिक्स। यानी कैलिक्स जो होता है थैलमस से सटा हुआ भाग है और सबसे रिंग में सबसे नीचे वाला भाग है। और ये कैसा होता है? हरे रंग का होता है। और कैलिक्स की इकाई जो होती है वो सेपल्स होती है। उसके बाद होता है क्रोला। क्रोला जो होता है हमेशा रंग बिरंगा होता है। अलग अलग फ्लावर में क्रोला का रंग जो होता है अलग अलग होता है। इसकी इकाई पेटल्स होती है। उसके बाद तीसरी रिंग आती है एंड्रोसियम की, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहलाता है। एंड्रोसियम की इकाई स्टिमन होती है। और चौथी चीज आती है गाइनोसियम, जिसकी यूनिट कार्पल्स होती है। और ये कार्पल जो होता है या गाइनोसियम जो होता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहलाती है। अब इसमें देखेंगे कौन सी चीज नेसेसरी है रिप्रोडक्शन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कौन सी चीज नेसेसरी है और कौन सी चीज अननेसेसरी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैलिक्स है और क्रोला है, कैलिक्स और क्रोला। अब कैलिक्स जो होता है हमेशा हरे रंग का होता है, तो इसका रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कोई महत्व है नहीं है। क्रोला रंग बिरंगा होता है। ये क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के कीटों को फ्लावर की तरफ आकर्षित करता है। लेकिन जो मेन ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 भाग जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, दैट इज एंड्रोसियम, दैट इज गाइनोसियम। ये जो होता है फ्लावर में नेसेसरी पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अब हम यहाँ पर कुछ और भी प्लांट और पुष्पों को देखेंगे। जैसे कुछ मोनोकॉटिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, जैसे लिली है। तो लिली का जो फ्लावर होता है इसमें हम कैलिक्स और क्रोला के बीच में भेद नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा फ्लावर मिले जहां पर हम कैलिक्स या क्रोला में विभेद ना कर पाए तो उस भाग को हम कहते हैं पेरियांथ। पेरियांथ मतलब होता है जहां पर हम कैलिक्स और क्रोला में भेद ना कर पाए उसे हम कहते हैं पेरियांथ। और पेरियांथ की इकाई होती है टेपल। फिर से देखते हैं कि व्हाट इज पेरियांथ। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर में हम कैलिक्स और क्रोला के बीच में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, उस भाग को हम पेरियांथ कहते हैं, जिसकी इकाई टेपल होती है। जैसे उदाहरण है लिली का फ्लावर जो कि एक मोनोकॉटिलिडन प्लांट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम उसे कहते हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों उपस्थित हो। अगर कोई फ्लावर है उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक साथ उपस्थित हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग 2 लिंगी पुष्प कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एंड्रोसियम किसी फ्लावर में अलग है, गाइनोसियम किसी फ्लावर में अलग है, यानी एक पुष्प में एंड्रोसियम है अगले पुष्प में गाइनोसियम है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के आधार पर हम फ्लावर को मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर का भी नाम देते हैं। अगला पॉइंट आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब है कि जहां पर रेडिकल सिमेट्री पाई जाती हो। रेडिकल सिमेट्री का मतलब क्या है? जैसे हम एक फ्लावर ले लें और उसको किसी भी प्लेन से काटें, प्रत्येक प्लेन का भाग जो है अन्य भागों के बराबर हो जाए, ऐसी सिमेट्री जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। फिर से देखते हैं कि रेडिकल सिमेट्री क्या होती है। जैसे को कोई फ्लावर दे दिया गया, हमने उस फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटा, किसी भी सतह से काटा, तो हमने देखा कि फ्लावर का प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के बराबर है, तो वहां पे कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी? रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है। और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ऐसे फ्लावर को लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और जहां पर रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है, जहां पर रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है उसके लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं
इस चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग फ्लावर फार्मूला लिखेंगे तो हम इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो एक बार और रिकॉल करता हूं, व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जब हम किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटे और प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के बराबर हो जाए, फ्लावर का प्रत्येक पार्ट एक दूसरे को बराबर हो जाए तो हम उसे कहते हैं, वहां पे कौन सी सिमेट्री है, रेडिकल सिमेट्री है। और इस प्रकार का फ्लावर जो है वह एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। और रेडिकल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है, अगला फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि हम फ्लावर को लिए और फ्लावर को केवल एक ही प्लेन से काट सके। जैसे कोई फ्लावर है हम उसको सिर्फ एक प्लेन से काट सके। सपोज कीजिए जैसे फ्लावर है हम उसको एक ही प्लेन से काट सकते हैं और काटा गया आधा भाग अगले आधे भाग के बराबर हो। सपोज ये फ्लावर है, इसको सिर्फ हम एक ही प्लेन से काट सकते हैं, तो इसका जो काटा गया भाग है प्रत्येक हाफ हाफ भाग एक दूसरे के इक्वल। तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और वहां पे जो सिमेट्री पाई जाती है उसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और जहां पर बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जहां बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, वहां पे हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो एक बार और हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिकॉल करेंगे। व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है जिसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि हम फ्लावर को केवल एक ही प्लेन से काट सके और काटा गया फ्लावर का प्रत्येक प्लेन एक दूसरे के इक्वल हो। इस प्रकार के फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और इस प्रकार की सिमेट्री को हम बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के क्या उदाहरण है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के क्या उदाहरण है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी जिसमें रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है, इसके उदाहरण मस्टर्ड है, चिल्ली है, धतूरा है। एक बार फिर से देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के क्या उदाहरण है, मस्टर्ड है, चिल्ली है और धतूरा इसके एग्जाम्पल में आते हैं। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, पी हुआ, गुलमोहर हुआ, ये सब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में आते हैं। फिर से देखते हैं कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में कौन कौन से आते हैं, पी है, गुलमोहर है, ये सब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में आते हैं जिसमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, वो एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। अर्थात उनके ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम किसी भी भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो पाई जाती सिमेट्री दैट इज एसिमेट्री, असममिति पाई जाती है। और उस ऐसे फ्लावर को हम कई भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैना। कैना जो होता है उसमें जो फ्लावर्स लगते हैं वह एसिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात उसके फ्लावर को हम कई भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ शब्द आते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये सब शब्द आते हैं फ्लावर्स के लिए। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस का मतलब है यदि फ्लावर्स में जितने सेपल्स हैं और उतने ही पेटल्स हैं तो वहां पर हम लोग ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस का शब्दों का उपयोग करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी फ्लावर्स में जो है आपके तीन सेपल्स हैं। हम लोग जानते हैं सेपल्स किसकी इकाई है, कोरोला की, सॉरी कैलिक्स की। कैलिक्स की इकाई सेपल्स होती है। तीन सेपल्स हैं किसी फ्लावर में और तीन पेटल्स हैं किसी फ्लावर्स में, यानी कोरोला की इकाई कितनी है, क्या होती है, पेटल्स होती है। तो किसी फ्लावर्स में तीन सेपल्स हैं और तीन पेटल्स हैं तो फ्लावर क्या हो जाएगा, ट्राइमेरस हो जाएगा, ट्राइमेरस हो जाएगा। यदि किसी में चार सेपल्स हो जाएं, चार पेटल्स हो जाएं तो टेट्रामेरस कहलाएगा। फ्लावर कैसा कहलाएगा, टेट्रामेरस कहलाएगा। यदि किसी में
5 सेपल्स हो, 5 पेटल्स हो, तो उसे क्या कहेंगे? पेंटामेरस कहेंगे। ऐसे फ्लावर्स को क्या कहेंगे? पेंटामेरस कहेंगे। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हेक्सामेरस, ये जो नाम है ये नंबर ऑफ सेपल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स पे निर्भर करते हैं। जितने सेपल्स हैं उतने ही पेटल्स हैं, तो उसके लिए ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस शब्दों का उपयोग फ्लावर्स के लिए करते हैं। यदि किसी फ्लावर में 3 सेपल्स हैं और 3 पेटल्स हैं तो ऐसा फ्लावर ट्राइमेरस कहलाएगा। यदि किसी फ्लावर में 4 सेपल्स 4 पेटल्स हैं तो वह फ्लावर टेट्रामेरस कहलाएगा। यदि किसी फ्लावर में 5 सेपल्स और 5 पेटल्स हैं तो ऐसा फ्लावर पेंटामेरस कहलाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे एक शब्द आता है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे पाए जाते हैं या कुछ फ्लावर्स, प्लांट में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है। उनकी डंठलों पर एक एक्स्ट्रा पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। कभी कभी फ्लावर में पेडिकल पर हम लोग देखते हैं कुछ जो होता है छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। जैसे हम फ्लावर देखें उसमें पेडिकल भाग देखें जिसे हम पुष्पतंत्र कहते हैं, वहां पर कभी कभी हमको छोटी छोटी पत्तियां नजर आती हैं जो कि अतिवाय वृद्धि के रूप में होती हैं, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। तो जैसे आपका पेडिकल है उसके आधार पर छोटी छोटी पत्तियों नुमा रचना निकली रहती है कैलिस से पहले, उसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट जहां पर किसी फ्लावर में अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट के लिए हम लोग एक कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज BR। जब हम लोग फ्लावर फार्मूला लिखेंगे, यदि किसी फ्लावर में पेडिकल के बेस पर यानी आधार पर हमको ब्रैक्ट मिलता है तो हम ऐसे फ्लावर के लिए फार्मूले में BR का प्रयोग करते हैं। तो कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसे ब्रैक्ट नहीं मिलता है, अर्थात पेडिकल के बेस पे हमको कोई अतिवृद्धि नहीं मिलती है, हमको कोई रिड्यूस लीफ नहीं मिलती है। तो अगर कहीं फ्लावर पर ब्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा? इब्रैक्टेट हो जाएगा। फ्लावर कैसा होगा? इब्रैक्टेट। जहां पर ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है वहां पर क्या हो जाएगा? इब्रैक्टेट। और इब्रैक्टेट के लिए हम लोग यूज करते हैं EBR शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग फिर से देख लें कि ब्रैक्ट क्या होता है। यदि जैसे पेडिकल है, पेडिकल के बेस पर आधार पर कोई लीफ अतिवृद्धि के रूप में पाई जा रही, दैट इज ब्रैक्ट। यदि किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जा रहा है तो उसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं फ्लावर फार्मूला में, दैट इज BR। अगर कहीं पर ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है तो वहां पर हम फ्लावर फार्मूला में एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट इज EBR। उसके बाद हम लोग आते हैं EP कैलिक्स पर। व्हाट इज EP कैलिक्स? EP मतलब होता है वाह, और कैलिक्स हम लोग जान ही रहे। तो कैलिक्स से पहले कुछ परतदार पत्तियां जो होती हैं जिसे हम कहते हैं परत युक्त उपांग, जो कि पेडिकल पे पाया जाता है परत के रूप में। अर्थात जैसे मान लीजिए ये हमारा पेडिकल है, ये हमारा पेडिकल है, तो यहाँ पे परतदार रूप में तमाम ऐसे ऐसे पत्तियां हों, दैट इज EP कैलिक्स। कैलिक्स से पहले तमाम ऐसे पत्ती नुमा रचना हो, सघन परतदार पत्ती नुमा रचना हो, तो इसे हम कहते हैं EP कैलिक्स। क्या कहते हैं हम इसे? EP कैलिक्स कहते हैं। EP कैलिक्स कहते हैं। तो EP कैलिक्स जो होता है वो पेडिकल पर परतदार उपांग के रूप में होता है, और जहां पे EP कैलिक्स पाया जाता है वहां पर हम लोग कहते हैं कि वह फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिओलेटेड फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? ब्रैक्टिओलेटेड फ्लावर है। और ब्रैक्टिओलेटेड फ्लावर क्यों है? क्योंकि जो ब्रैक्टिओल्स होता है उसकी जो एक रिंग होती है या जो एक चक्र होता है उससे एक EP कैलिक्स का निर्माण होता है, यानी ब्रैक्टिओल्स जो होता है EP कैलिक्स का एक छोटा सा फॉर्म होता है, एक छोटी सी इकाई होती है। तो
तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एपिकैलिक्स पाया जा रहा है तो फ्लावर कैसा होगा, ब्रैक्टिओलेटेड फ्लावर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि वहां ब्रैक्टिओल्स पाए जा रहे हैं और तमाम ब्रैक्टिओल्स मिलकर एपिकैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो एपिकैलिक्स कहां पर पाया जाता है, दैट इज मालवेसी फैमिली में। जो मालवेसी फैमिली हम लोग देखते हैं वहां पर एपिकैलिक्स हमको देखने को मिल सकता है, जो पेटकिल पर परतदार उपांग के रूप में होगा। ब्रैक्टिओल्स उसकी प्रत्येक यूनिट होगी और ब्रैक्टिओलेटेड फ्लावर वो कहलाएगा। जहां पर रिंग होगी ब्रैक्टिओल्स की, दैट इज एपिकैलिक्स। तो तमाम ब्रैक्टिओल्स मिलकर एपिकैलिक्स का निर्माण करेंगे और इसका एग्जांपल है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली जो है इसका एग्जांपल है। और एक ब्रैक्टिलेटेड फ्लावर की बात की जाए, किस प्लांट में पाया जाता है, तो बोगनवेलिया। बोगनवेलिया एक फ्लावर्स होता है जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। बोगनवेलिया नामक जो आपका प्लांट होता है उसके फ्लावर्स में आपका ब्रैक्ट पाया जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि कुछ फ्लावर्स में गाइनोसियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन की क्या क्या अवस्थाएं हैं। उसी अवस्थाओं के आधार पर हम फ्लावर्स को कई नाम देते हैं। जैसे कोई अगर फ्लावर्स है उसमें कैलिस, क्रोला इत्यादि के आधार पर गाइनोसियम का थैलमस पे स्तर क्या है, इसके आधार पर हम फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर सुनिए, किसी फ्लावर्स में कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम इत्यादि के हिसाब से गाइनोसियम की थैलमस पर, थैलमस मतलब पेटकिल का एंड और उसका फूला हुआ भाग, यानी थैलमस पर ओवरी का क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आधार पर हम लोग फ्लावर को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है हाइपोगाइनस, दूसरा है एपिगाइनस और तीसरा है पेरीगाइनस। फिर से देखिए, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस, ये ओवरी के सिचुएशन के आधार पर हम फ्लावर को 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरीगाइनस। तो एक बार हम देखते हैं कि हाइपोगाइनस क्या है। हाइपो का मतलब होता है लोअर और गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइपो मतलब होता है लोअर और गाइनोसियम, गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो लोअर टू गाइनोसियम, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, लोअर टू गाइनोसियम, लोअर टू गाइनोसियम। अब जैसे कोई आपके पास फ्लावर, सपोज कीजिए जैसे आपके पास कोई फ्लावर है, दैट इज इसकी एक पेडिकल हो गई, एक फूला हुआ भाग थैलमस हो गया, ये यहां पर आपकी फ्लावर की ओवरी हो गई, यानी ये गाइनोसियम हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, गाइनोसियम हो गया, दैट इज गाइनोसियम, यह आपका गाइनोसियम हो गया। यदि इस गाइनोसियम की अपेक्षा कैलिक्स, क्रोला व एंड्रोसियम नीचे, जैसे आपने कोई फ्लावर्स उठाया, आपने उसमें देखा कि जो गाइनोसियम है फ्लावर में ऊपर है, उसके नीचे आपका एंड्रोसियम है, उसके नीचे आपका क्रोला है, उसके नीचे आपका कैलिक्स है। तो फिर से देखिए, यदि आपने कोई फ्लावर उठाया और उसमें देखा कि गाइनोसियम पार्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे एंड्रोसियम है, उसके नीचे क्रोला है, उसके नीचे कैलिक्स है, दैट इज वह फ्लावर्स क्या कहलाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर्स कहलाएगा। अर्थात वहां पे गाइनोसियम ऊपर है और बाकी सारी चीजें नीचे, लोअर टू गाइनोसियम, गाइनोसियम के नीचे सारी चीजें हैं, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाएगा। और इसका उदाहरण होता है मस्टर्ड और ब्रिंजाल यानी बैगन, और मस्टर्ड मतलब आपका सरसों। तो सरसों का अगर फ्लावर देखें या ब्रिंजाल यानी बैगन का फ्लावर देखें तो वो कैसा फ्लावर है, हाइपोगाइनस टाइप का है, क्योंकि उसमें गाइनोसियम ऊपर है, एंड्रोसियम
कैलिस और क्रोला ये सब कहां पर है, नीचे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इपीगाइनस। इपीगाइनस का मतलब होता है कि इपी मतलब अपर और गाइनस मतलब गाइनोसियम, अपर टू गाइनोसियम। इपीगाइनस का मतलब क्या होता है, अपर टू गाइनोसियम। अपर टू गाइनोसियम का मतलब क्या है, गाइनोसियम आपका नीचे है और बाकी चीजें कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम वो गाइनोसियम से ऊपर की तरफ है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं इपीगाइनस। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपका कोई फ्लावर है, दैट इज पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें पेडिकल बनाते हैं, उसका फूला हुआ भाग थैलमस हो गया और यहां पर हम लोगों ने गाइनोसियम बनाया और हम लोगों ने देखा ये गाइनोसियम जो है ये आपके कैलिक्स से भी नीचे है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा थैलमस होगा दबा होगा, इस तरीके से दबा होगा और इस तरीके से थैलमस आपका दबा होगा और इसी में होगा आपका गाइनोसियम और गाइनोसियम से भी ऊपर होगा आपका कैलिक्स, क्रोला व एंड्रोसियम। यदि एंड्रोसियम, कैलिस और क्रोला की स्थिति गाइनोसियम से ऊपर है और गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिस, क्रोला के नीचे है, दैट इज फ्लावर क्या कहलाएगा, इपीगाइनस कहलाएगा। इपीगाइनस कहलाता है। तो फ्लावर क्या कहलाता है, इपीगाइनस कहलाता है। इपीगाइनस में क्या होगा कि गाइनोसियम आपका नीचे होगा, कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम ऊपर होंगे। इसका उदाहरण है ग्वावा और कुकुम्बर। ग्वावा और कुकुम्बर एपीगाइनस के उदाहरण है। तो यहां पर एक चीज और देखते हैं, जो भी आपका हाइपोगाइनस फ्लावर होता है वहां पे जो ओवरी पाई जाएगी, ओवरी पाई जाएगी हाइपोगाइनस फ्लावर में, जो आपका गाइनोसियम होगा ऊपर होगा, बाकी एंड्रोसियम, कैलिस, क्रोला नीचे होगा। तो वहां पे जो ओवरी पाई जाएगी दैट इज सुपीरियर ओवरी। कौन सी ओवरी पाई जाएगी, सुपीरियर। इपीगाइनस में कौन सी पाई जाएगी ओवरी, इंफीरियर। कौन सी पाई जाएगी, इंफीरियर पाई जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग पेरीगाइनस में। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई फ्लावर लिया, उसमें देखा कि जितनी ऊंचाई पर आपका गाइनोसियम है उतनी ऊंचाई पर एंड्रोसियम है, उतनी ऊंचाई पर कैलिस है, उतनी ऊंचाई पर क्रोला है। अर्थात अगर किसी फ्लावर्स में कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम इस सबका लेवल एक समान हो तो वो फ्लावर्स कैसा कहलाएगा, पेरीगाइनस कहलाएगा फ्लावर। पेरीगाइनस में जो होगा एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिस, क्रोला ये सब एक समान लेवल में होंगे, ठीक है। अब उसका उदाहरण क्या होता है, पाम और रोज। पाम और रोज जो होते हैं उसमें कैसा फ्लावर होता है, पेरीगाइनस टाइप का फ्लावर होता है। वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पेरीगाइनस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सारे जो पार्ट है एक लेवल में हो, ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर कहलाते हैं। और वहां पे जो ओवरी होगी दैट इज हाफ इंटीरियर ओवरी होगी, हाफ इंफीरियर ओवरी होगी, हाफ इंफीरियर इसमें ओवरी आएगी। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त।